जब आप नंबर्स की फॉर्मेट की बात करते हो तो आपको एग्जैक्टली पता चलता है दैट वेयर यू आर करंटली स्टैंडिंग। जब आपको उसकी स्टैंडिंग का क्लियरली समझ आ जाती है, कहाँ स्टैंड करते हो, अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है, यानी आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है या ईजियर हो जाती है जब आप फिगर्स या परसेंटेजेस की थ्रू बात करते हो। लेट्स सपोज अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप कहते हो कि हमारा 80% काम हो चुका है एंड 20% is remaining, ठीक है। So these percentages are basically giving you a clear picture that where you are currently standing. 80% काम आपका हो चुका है, 20% is remaining, उस 20% को कैसे करना है तो इसके लिए आप further लिख रहे हो, right? So this is the idea of a quantitative approach. Similarly, मैंने आप लोगों का अगर मिड टर्म का पेपर या फाइनल टर्म्स बनाना है, आप उनकी क्लास में आके आप लोगों से वोटिंग करवा रही हूँ दैट हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू हैव अ ऑब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ पेपर, एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर इन फेवर ऑफ अ सब्जेक्टिव पेपर, एंड यू पीपल विल रेज योर हैंड, ठीक है। आप लोग अपना हैंड रेज करोगे, यू विल गिव मी योर सजेशन, ठीक है। लेट्स सपोज आपकी 80% स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और 20% कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव होना चाहिए। ये जब फिगर्स मैं देखूंगी तो इसके थ्रू मेरी डिसीजन ज़्यादा सिंपल हो जाएगी, फिर मैं इजीली डिसाइड कर सकती हूँ कि मेजॉरिटी किस तरफ है और मैंने किस तरह से डिसीजन लिया, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया ऑफ द मैनेजमेंट अप्रोच। यहाँ पर आप मैथमेटिकल मॉडल्स को भी यूज करते हो, यहाँ पर आपका स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी आ जाती है। नाउ व्हाट इज द स्टैटिस्टिकल? आप लोग जो अपने बीबीए थर्ड सेमेस्टर में आओगे तो आप स्टैट के ऊपर पूरा एक सब्जेक्ट स्टडी करोगे, ठीक है, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के नाम से। This particular subject is all about different probabilities. Okay? Probabilities of what? Probabilities of success, probabilities of failure. यानी again through different calculations we try to analyze कि कितने % probability है successful होने की, कितने % probability है कि हम इस प्रोजेक्ट में फेल हो जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी डिसीजन लेते हो। अगर तो आपको हाई probability मिलती है towards the success side तो obviously फिर आपकी डिसीजन उस तरफ इंक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि फेलियर के ज्यादा चांसेस हैं, फेलियर की ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप अपने डिसीजन को उस डायरेक्शन में मोल्ड करो, ठीक है। तो ये आइडिया है आपका क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट अप्रोच का। इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इतना समझना है। इज इट क्लियर? मैं रिपीट कर। नाउ वी हैव अनदर थिंग, दिस इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। टॉपिक आज हम कर रहे हैं ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको कोई ज्यादा डिफिकल्टी नजर नहीं आएगी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या हो रहा है आपका, इसके ऊपर भी आप पूरा एक सब्जेक्ट स्टडी करोगे फोर्थ सेमेस्टर में, ओबी के नाम से, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के नाम से। बेसिकली ये सब्जेक्ट होता क्या है, इसके नाम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा that here you actually study the behavior of different people who are working in organizations. Okay? When you hire somebody, now how that person is interacting with other people, how that person is responding, ठीक है, कितना flexible है, क्या उसका particular behavior है when that person is at his workplace, उन तमाम चीजों की स्टडी को आप क्या नाम देते हो? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का नाम देते हो, ठीक है। अब इसमें बेसिकली ये हुआ था कि these were the 4 people, Robert Owen, Hugo Munsterberg, Mary Parker and Chester Barnard. These 4 people who first time publicly speak about the importance of people in any organization. ठीक है, आजकल तो आप लोग ये हर वक्त ना कि employees are very important asset, employees are very important for organization, लेकिन इस चीज को सबसे पहले इसमें पब्लिकली इंट्रोड्यूस करवाई these were the 4 people, ठीक है। these were the 4 early advocates, early OB advocates. इन्होंने कहा कि एम्प्लॉयज के बगैर ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकती, ठीक है। तो दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनके नाम लेने की आपको जरूरत नहीं है, राइट। अच्छा जी, नाउ इसी के अंदर ओबी के अंदर जब आप बात कर रहे हो व्हेन यू टॉक अबाउट बिहेवियर, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने एक सेट ऑफ स्टडीज कंडक्ट किया, ठीक है, कुछ आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। सेट ऑफ स्टडीज हैं, एक है इल्यूमिनेशन स्टडीज और दूसरा है आपका इफेक्ट ऑफ फेस सिस्टम, ठीक है। इन दोनों स्टडीज के आपने कलेक्टिवली नाम दे दिया हॉथॉर्न स्टडीज का। क्या भी बात समझ आई? जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुए इन दोनों सेट ऑफ स्टडीज को आपने कंबाइन क्या नाम दे दिया? हॉथॉर्न स्टडीज का। ये एक्सपेरिमेंट कब कंडक्ट किए गए थे? ड्यूरिंग 1920 एंड 1930, ठीक है। इस टाइम पीरियड में ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए थे। आइडिया क्या था इनको कंडक्ट करने का, क्यों किया गया था, व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द पर्पस? द पर्पस वाज दैट हम लोग हाउ दे आर
demotivating, ठीक है, बिल्कुल सही. And these two particular things basically give you a new insight to individual behavior. इसका मतलब ये है कि हम लोग जिन चीजों को सोचते हैं कि हम चीजों की वजह से मोटिवेट और डीमोटिवेट होते हैं, इन एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के बाद you got an exactly different picture. ठीक है, आज आइडेंटिफाई हुआ that there are many other things which are motivating or demotivating the workforce. यानी जो हम एक जनरल इंप्रेशन बनाते हैं, बट के भी बहुत सारी चीजें हैं जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी करती हैं और डीमोटिवेट भी करती हैं. ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है इनको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. मैं भी अभी इस पॉइंट पे कुछ स्टूडेंट्स को बात कर नाम लियो, आप लोग पहले एक्सपेरिमेंट सुन लो, फिर अगर कोई मुश्किल होगी तो आप पूछिएगा. ठीक है, नाउ द फर्स्ट वन इज द इल्यूमिनेशन स्टडी. राइट, व्हाट आर इल्यूमिनेशन? लाइट, रोशनियाँ. रोशनी को क्या कहते हैं? इल्यूमिनेशन भी कहते हैं ना. ठीक है, अब यहाँ पर ये नोट करना था कि आपका लाइट का, इल्यूमिनेशन का एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा. ठीक है, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ इल्यूमिनेशन एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी. ठीक है, अब इसमें बात क्या आ जाती है कि जनरली अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारा वर्क एनवायरमेंट अच्छा होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. हम लोग यही सोचते हैं ना. ठीक है, ये इल्यूमिनेशन बेसिकली आपके वर्किंग का पार्ट है, यानी आप कितने रोशनी में, कितने अच्छे सूटेबल एनवायरमेंट में बैठ के काम कर रहे हो, ये चीजें इसमें ऑब्जर्व की जा रही है. ठीक है, राइट डायरेक्शन में, if the illuminations are in good condition or if the working condition of any environment is better, it means the productivity will increase. But after conducting this experiment, you get an extremely or opposite one that you have made an impression before. ठीक है, now what was that? The thing is, here you have two groups. ठीक है, आपके पास यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में दो ग्रुप्स आपने लिए. One was named as control group and another one was named as experimental group. ठीक है, दो ग्रुप्स बना लिए, एक को आपने नाम दे दिया कंट्रोल ग्रुप का और दूसरे को आपने नाम दे दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का. पहला आपने क्या कि कंट्रोल ग्रुप के ऊपर आपने लाइट की इंटेंसिटी को कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन किया, एट कांस्टेंट लेवल. ठीक है, यानी जो आपका कंट्रोल ग्रुप है उसके ऊपर जो आप इल्यूमिनेशन काम शुरू करने से पहले जो उनको लाइट इंटेंसिटी दे रहे हो उसी को आपने फॉलो करना है थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है, वहां पर आप इल्यूमिनेशन को अप डाउन नहीं करोगे. इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, उसमें क्या हो रहा है कि आप इल्यूमिनेशन को या लाइट की इंटेंसिटी को आहिस्ता आहिस्ता डिम करना शुरू करना है. ठीक है, आप आहिस्ता आहिस्ता इसको डिम करना शुरू करना है. ठीक है, लेट्स सपोज एक हो आप लोग काम कर रहे हो कंट्रोल ग्रुप में. ठीक है, एक दूसरी क्लास है जो काम कर रही है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में. राइट, आप इस लाइट इंटेंसिटी में काम शुरू किया तो थ्रू आउट द डे आपके ऊपर यही इंटेंसिटी रहेगी, इसको चेंज नहीं किया जाएगा. ठीक है, लेकिन जो दूसरी क्लास है उसमें जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बैठा है वहां पर आप लाइट इंटेंसिटी को आहिस्ता आहिस्ता डिम करना शुरू कर दो कि यहाँ तक के द पीपल वुड कंप्लेन दैट दे कुड हार्डली सी. यानी एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उन लोगों को कुछ नजर नहीं आएगा. ठीक है, अब अगर हम ये चीज देखें तो हम इसका एक इंप्रेशन बनाते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की प्रोडक्टिविटी लाइट की डिम होने के साथ साथ कम होगी. ठीक है, but this was not the case. ठीक है, ऑब्जर्व क्या किया? ऑब्जर्व ये किया गया कि लाइट आप डिम कर रहे हो but then again the productivity of the experimental group was also increasing, was not decreasing. क्यों? आपके ख्याल में ऐसे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? यस जी, होती जा रही है उससे पहले आप अपना काम कंप्लीट करते हैं. वेरी गुड. इसी तरह सोचिए और रीजन. They are very good in the. They were very good. Okay, fine, very good. What else? Output of They want to increase the output. they were in competition. This is again a very valid point. Very good. ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी वर्किंग कंडीशन से हट के हैं. ठीक है, अगर आपको हम ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है कि अगर हमें एक फीलिंग हो कि हमारा किसी के साथ कंपटीशन है, व्हाट विल वी डू? विल पुट आवर हाईएस्ट एफर्ट. जब हम अपने ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या होगी? इंप्रूव होगी. One was the scenario. Another one was that by the time the light density was perfect, they actually understood whatever their task is. तो आपने बताया गोविंद साहब
वहाँ से बोला था एक्सपर्ट हो गए थे। उन्होंने क्या किया था, अपने काम को अच्छी तरह से समझ लिया था। और नो व्हेन यू गेट एक्सपीरियंस इन एनीथिंग, तो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने की भी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे वो बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल लेकर आप टाइपिंग की एग्जाम्पल लेते हो, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की स्पीड इतनी हो जाती है कि देखे बगैर भी हो, ठीक है। तो बाय द टाइम यू एक्चुअली गॉट टू नो दैट व्हाट योर टास्क एक्चुअली इज, तो उसमें फिर आपको ज़्यादा ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया, यहाँ का स्टडी का कंक्लूजन ये निकला कि वर्क कंडीशन से हट के भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। बात समझ आ गई है, ठीक है। Another one, a very common thing was effect of in-pay system, या इसको आप सैलरी भी कह सकते हो, on workers productivity, ठीक है। अब again we have an impression that if an organization is giving us a high salary, we will be motivated। ये सोचते हैं ना कि अगर हमें अच्छी सैलरी मिल रही होगी मिलियंस में तो हम मोटिवेटेड रहेंगे, otherwise we won't। But this again was not the case। There are many other things which are motivating you or demotivating you other than monetary terms। क्या पैसे से हट के भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं या डीमोटिवेट करती हैं। आपके ख्याल में वो क्या हो सकती है? टाइमिंग, वर्क टाइमिंग, वेरी गुड, वर्क टाइमिंग and with the workload, इंटरेस्ट, एग्जैक्टली, टाइमिंग, लोड, appreciation, very nice, good, yes, subordinate, how, what kind of people do you have under you, ठीक है, subordinate, रिवॉर्ड को उसी में डाल देंगे, सैलरी में सब बेनिफिट वाला में डाल देंगे, ओके, decentralization, how much say do you have in decision making, how much say do you have in decision making, yes, ठीक है, वेरी गुड। तुमको समझ नहीं आ रहा है यहाँ मैंने क्या लिखा है, ठीक है, एज इंसेंटिव, ये आपने जो भी पॉइंट बताए हैं ऑल आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। जो आपकी बुक्स कहती हैं वो क्या है, एक तो आ जाता है आपका नेचर ऑफ टास्क, किस किस्म का आपको काम दिया जा रहा है, डज इट मैच योर इंटरेस्ट और नॉट। अगर आपको आपके फील्ड से रिलेटेड काम नहीं दिया, अगर आपको आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड काम नहीं दिया जाएगा, तो आई टेल यू दैट यू कैन नॉट वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मे बी आपको शायद अट्रैक्टिव लगे कि अच्छी सैलरी है, कोई बात नहीं, काम मैच नहीं करता, कर लूंगा या कर लूंगी, बट दैट्स नॉट द केस, ठीक है। आप लोग काम कर ही नहीं सकते अगर आपके मैच ना हो रहा, ठीक है। तो काम का आपकी कैपेबिलिटीज और इंटरेस्ट से मैच करना बहुत जरूरी है, काम का चैलेंजिंग होना बहुत जरूरी है। These are the things which keep you motivated or demotivated. Another thing is the nature of your boss. किस किस्म की नेचर का है आपका बॉस, अगर बहुत ही चैटी किस्म का है, अगर बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग है, आपको पब्लिक सबके सामने इंसल्ट करता रहता है, डांट देता है पब्लिकली बुला के, तो उस कंडीशन में भी आप काम करना पसंद नहीं करोगे, चाहे वो आपको बहुत सैलरी क्यों ना दे रहा हो, बताने के यू कीप एन आई ऑन डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, और जैसे ही आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप नेक्स्ट को क्विट कर जाओगे, मे बी सम लेस सैलरी, इसी आदत है ऑटोक्रेटेड होके। देन यू हैव वर्क लाइफ बैलेंस, जो आपने टाइमिंग की बात की थी, ठीक है, आ जाता है वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। अगर आपका सोशल लाइफ और आपका वर्किंग लाइफ दोनों में बैलेंस नहीं है, अगर एक इम्बैलेंस है, तो वहां पर भी आप काम ज्यादा अर्से तक नहीं कर सकते हो। सुबह घर 8 बजे निकलते हो और रात को 10-11 बजे अगर आप घर आ रहे हैं, मे बी अभी शुरू में आप ये फील करें कि बहुत एनर्जेटिक है, हमें इतनी सैलरी मिल रही है तो हम कर लेंगे, बट आफ्टर मे बी 6 months 1 year यू फील दैट यू आर वेरी मच एग्जॉस्टेड, तो वहां पर आप ज्यादा अच्छा काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। हर वक्त फैमिली में लड़ाइयाँ हो रही है, आप सपोर्ट नहीं कर सकते, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये दिस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। देन यू हैव जॉब, ठीक है, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, अगर आप लोगों ने ऐसी की तो मैं नंबर नहीं दूंगी पेपर में, अच्छा जी। देन वी हैव जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी में अगर एक टाइम पर आपके पास लेट्स सपोज 2 ऑफर्स हैं, वन इज अ परमानेंट जॉब, ठीक है, विद अ लिटिल बिट लेस सैलरी, विद मे बी 5,000 सैलरी, एंड अदर वन इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब विद मे बी 80,000 सैलरी, ठीक है। एक आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल है, एक आपकी क्या है, परमानेंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल आपको सैलरी ज्यादा दे रहा है, लेकिन उसमें आपके पास
में श्योरिटी नहीं होती, ठीक है? Many times they can fire you due to any good reason, ठीक है? So the point is उस टाइम पर आप कौन सी जॉब को सेलेक्ट करोगे, ठीक है? मे बी इस वक्त आप ये फील करो कि नहीं भी ज्यादा सैलरी वाली लेनी है, बट व्हेन यू आर रनिंग अ फैमिली, जब आपकी कोई एक फैमिली डिपेंडेंट होती है, तो आप लेस रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है? For that reason, exactly, then you go for a permanent job. Where there is कि आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, ओके? तो ये कुछ रीजंस थे जो एम्प्लॉयर्स को मोटिवेट करते हैं या वेट करते हैं अदर देन मॉनेटरी टर्म, राइट? बात समझ आ गई सारी? Yes, ma'am. यस यू बिल्कुल कुछ अभी कुछ नाउ वी हैव सिस्टम अप्रोच। क्या होता है सिस्टम? नेक्स्ट व्हाट इज अ सिस्टम? Organization, how is the boss, how is the employee, how is the organization goes, authority, structure, One job here at a time. Raise your hand. बोले समीर? अच्छा सिस्टम क्या होता है? हाँ जी raise your hand. One at a time. जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट चल रहे हैं Individual motive. Okay, ठीक है? Now the system is system में क्या होता है कि you have different parts or different elements or different materials which are connected to each other, ठीक है? इन तमाम के आप कनेक्ट कर देते हो, जब ये तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो ये तमाम मिलकर क्या बनाते हैं? एक बनाते हैं, ठीक है? So you can say that in a system you have different particular areas which combinedly work together, which are linked to each other, they all together make a system, ठीक है? अब इसमें जब आप ये कह रहे हो कि तमाम पार्ट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं या इंटरडिपेंडेंट हैं, मतलब ये है कि अगर किसी एक पार्ट की वर्किंग खराब होगी तो उसका इफेक्ट आपके पूरे सिस्टम के ऊपर होगा, ठीक है? उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट सिस्टम के ऊपर होगा। Let's suppose in our human body we have different systems working. अगर हम एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की एग्जांपल लेते हैं, तो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है? अब अगर आप कहते हो कि हमारे एक ऑर्गन की वर्किंग खराब हो जाएगी तो उसका इफेक्ट हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर होगा, ठीक है? सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन होल इज अ सिस्टम, राइट? उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है? डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग, राइट? These all and these all people are interconnected and linked to each other. यानी तमाम लोग आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ क्या है? लिंकेज है, हर एक का काम दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है, ठीक है? अब अगर आप कहते हो कि आपका कोई एक डिपार्टमेंट अच्छा काम नहीं कर, उसका इफेक्ट आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होगा। अगर आप कहते हो कि आपके परचेजिंग डिपार्टमेंट ने अच्छा फैब्रिक नहीं खरीदा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट कभी भी अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, ठीक है? So this is the idea. Organization, we have different departments which are working together, right? And if the working of any one department is affected, that will have a negative impact on the whole organization. ठीक है? इसको आप सिस्टम कहते हैं, ओके? अब सिस्टम के अंदर आपके पास दो टाइप्स आ जाती हैं, one is a closed system and other one is a open system. क्लोज सिस्टम क्या होता है? जिसमें आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। आप इसको कहते हैं बंद सिस्टम है, दिस इज द वन दिस इज वर्किंग इन आइसोलेशन, ठीक है? इसकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोई लिंकेज है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होती है? जहाँ पर आपके सप्लायर्स हैं, जहाँ पर आपके कस्टमर्स हैं, जहाँ पर आपकी डिफरेंट पॉलिटिकल आ जाते हैं, जहाँ पर आपकी डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज आ जाती हैं। इन चीज़ों को आप क्या कहते हो? ये वो चीज़ें हैं जो आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है? क्लोज सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन वो है जिनका इन तमाम पर्टिकुलर सेक्टर से जिनके मैंने अभी नाम है, इनके साथ कोई लिंकेज नहीं होगा, ठीक है? ठीक, मैं नहीं अभी आपके साथ हम एग्जाम्पल ही पूछेंगे, थोड़ा पूछेंगे। क्लोज सिस्टम के बाद आपका आ जाता है ओपन सिस्टम, ठीक है? ओपन सिस्टम में क्या होता है कि इसमें बेसिकली देयर इज एन इंटरेक्शन, ठीक है? हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी इंटरेक्ट कर रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस हो ऊपर एनवायरनमेंट का, तो हम कहते हैं कि वो
सिस्टम में एक्ट कर रही है। अब आप लोग मुझे बताइए कि जो ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हो, एनी ऑर्गेनाइजेशन, आपके ख्याल में वो क्लोज सिस्टम में है? आओ तो मतलब अगर मैं किसी और की इंफॉर्मेशन देने जाऊंगा नहीं, आप पॉइंट शेयर करें। हमने बात की कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपके कस्टमर्स भी हैं, ठीक है, आपके सप्लायर्स भी हैं, आपके एजेंसीज भी हैं, और किसी किस्म का भी कोई अगर आपके ऊपर हो रहा है एनवायरनमेंट का, यानी आपका कोई इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो आपका ओपन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, आपके ख्याल में अब ऑर्गेनाइजेशन ओपन एक्ट करती है या क्लोज सिस्टम में एक्ट करती है? क्लोज से कह रहे हो? Every organization, each and every organization, name any organization, every organization is working in an open system. जब आप बात करते हो ऑर्गेनाइजेशन की तो आप उसको लेकर ही नहीं आते हो, यहाँ पर ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। आपको क्लोज सिस्टम की कोई एग्जांपल मिल ही नहीं सकती। हर ऑर्गेनाइजेशन आजकल तो बुक जब आप लेटेस्ट दिखाओ तो उसमें इसको हटा के सिंपल यही बता दिया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग एज एन ओपन सिस्टम, देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज सिस्टम। क्योंकि एक मिनट, अब ओपन सिस्टम और क्लोज में जो आपको समझ नहीं आ रहा वो ये है कि इसमें आपकी क्या आपका इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन जब कुछ बनाने लगती है तो उसके लिए वो रॉ मटेरियल परचेज कर रही है। ठीक है, रॉ मटेरियल जब कर रहे हो आप सप्लायर से डील कर रहे हो, वेयर दीस सप्लायर्स एग्जिस्ट in your external environment. जब वो आपके सप्लायर्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, एक लिंक बन गया, क्लोज नहीं हो। ठीक है, आपका प्रोडक्ट बनने के बाद मार्केट में आया, खरीदा, आपने खरीदा, मैंने खरीदा, वी आर कस्टमर्स, हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये ओपन सिस्टम हो गया। लेट्स सपोज आप कहते हो कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रॉ मटेरियल अपना खुद बनाती हैं, उससे उनका सप्लाई का इंटरेक्शन नहीं होता, but then again when the product is ready, who will purchase the product? The customer, the client or the consumer. अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री है तो उसकी सर्विसेज कौन अवेयर करेगा? We, the client. ठीक है, तो हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब हमारे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन का लिंक हो रहा है, जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली दैट ऑर्गेनाइजेशन इज इन ओपन सिस्टम। यहाँ पर आप क्लोज सिस्टम की कोई एग्जांपल नहीं दे सकते हो। ठीक है, नहीं इंफॉर्मेशन तक आ रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन खाली इंफॉर्मेशन तक ना, इंफॉर्मेशन तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं निकलने देती, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन उसका बेसिक पर्पस क्या है, हमारी फोर्सेज है, इनका बेसिक पर्पस क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, हम लोग को कोई अपने मुल्क की हिफाजत करना। ये हाँ, बिल्कुल, फाइनली कौन इससे फायदा उठा रहा है, ठीक है, तो हम कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ मिलिट्री, राइट। तो इसकी बेसिस पे आप क्या कहते हो कि हर ऑर्गेनाइजेशन का कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरेक्शन जरूर बन जाता है। ठीक है, नहीं होता मैम, इसका पढ़ाई उसमें हाँ कैसे नहीं आएगी, जब एक ऑर्गेनाइजेशन को आप लोगे, मुझे कोई अकेला मैनेजर नहीं लो ना, एक ऑर्गेनाइजेशन को लो, लेकिन आप लोग अगर आप मैनेजरियल पोजीशन की बात करें, हम लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से, उसकी वर्किंग की बात नहीं कर रहे हैं। वर्किंग के लिए मे भी आपने इंटरनली लिंक किया, इंटरनली उसको प्रोसेस किया, ठीक है, वो चीजें गलत बात है। जब आप इंटरनल बातों चीजों को डील कर रहे हो तो आप उसको कह रहे हो कि दैट इज अ क्लोज, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, या वो सर्विस इंडस्ट्री है या वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री है, फाइनली उसके यूजर्स को या फिर आप ये कह सकते हो कि ठीक है, यहाँ मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि वो बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि हमने डिफरेंस क्या है। ठीक है,
हाँ वो लोग अपने कुछ वो लकड़ी काटते हैं वाली हमारे काम भी चाहिए ना तो इनको बेनिफिट चाहिए ना कोई कस्टमर है ना कुछ इसको आप यूज कर सकते हो। अच्छा जी, now we have the contingency approach. Okay, class, here please. This contingency approach is also known as situational approach. ठीक है, जब आप contingency approach को कहते हो तो इसका एक और नाम है situational approach. ठीक है, एग्जाम्पल पूछा जाता है तो मैं contingency करके पूछ सकती हूँ, situational करके पूछ सकती हूँ. इसको आपने confuse नहीं करना. They both are the same thing, right? Now, what do you mean by contingency or situational approach? Here we see that organizations are different from each other. ठीक है? Exactly. As the human beings are different from each other, Sameer. As the human beings are different from each other, similarly, organizations again are different from each other. ठीक है? हर organization दूसरे से different है. उसका purpose of existence एक दूसरे से different है. ठीक है? जब organizations एक दूसरे से different है, तो obviously वो जो problems face करेंगी वो भी एक दूसरे से क्या होगी? Different होगी. Problems जब different हो गई तो उनको solve करने के तरीके भी आपके क्या होंगे? Different होंगे. ठीक है? तो इस तरह से आप कहते हो कि organizations में आप situational approach को use करते हो, यानी according to the situation, according to the scenario, फिर आप अपने different way of act बना रहे हो. ठीक है, ये एक आइडिया होता है contingency approach का. अब contingency variables यानी कौन सी बेसिस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होती है एक दूसरे से, उसमें एक तो आ जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन साइज. ठीक है, आप लोगों को पता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत लार्ज साइज होती है, कुछ स्मॉल होती है. एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर 50,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर 5,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं. दोनों को मैनेज करने की अप्रोच क्या है एक दूसरे से डिफरेंट. ठीक है, routineness of task technology, that how frequently the technology is being changed. ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पर टास्क टेक्नोलॉजी यानी काम करने के तरीके आप कह लो. ठीक है, काम करने या काम करने की टेक्नोलॉजी बहुत ही फ्रीक्वेंट बेसिस पे चेंज होती है. कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट बेसिस पे चेंजेस नहीं आता. डिग्री ऑफ डिफरेंस की वजह से आप उनको मैनेज अलग अलग तरीकों से करोगे. ठीक है, एक पॉइंट आ गया आपका routineness of task technology. And how frequently the technology of doing a task is being changed. Exactly, हाँ. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. अगर सपोज अगर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस को लेते हो तो वहाँ पर काम करने की टेक्नोलॉजी इसलिए बार-बार चेंज होती है कि नए दिन आपके पास एक नया सॉफ्टवेयर आ रहा है. ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज अगर आप एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेते हो तो यहाँ पर आपके काम करने की टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा चेंज नहीं होती. चेंजेस हर जगह जरूर आ रहे होते हैं क्योंकि हमने एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को स्टडी कर लिया है, लेकिन कहीं पर फास्ट जाते हैं, कहीं पर लो पेस जाते हैं. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस. इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. एक कमरे में 5-6 मजदूर काम कर रहे हैं. कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ही कहते हैं, उसको भी आप ऑर्गेनाइजेशन ही कहते हो. हाँ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो उसमें ये है कि पीपल वर्किंग टुगेदर, मोर देन 2 पीपल वर्किंग टुगेदर टू अकम्प्लिश अ सिंगल गोल. ठीक है, एंडी का सिस्टम है. एंड मैनेजर नहीं होगा. दे कुछ भी काम करना किसी ने तो सोचा होगा ना उसको रन करने के लिए. मैंने एक चेयरमैन और फिर मैनेजर में डिफरेंस हो है. हाँ, लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में चेयरमैन दूसरा ओनर है, किसी में आपने बहुत हाई फाई डेस्क नहीं रखी थी, वो लाजमी नहीं कि आपको हर डेजिग्नेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगी. ठीक है, कहीं पे वीपी होते हैं, कहीं पे वीपी होते हैं, वो आपका वेरी करता है. नंबर ऑफ मैनेजर्स डिपेंड करते हैं कि मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा डिसिप्लिन है. अच्छा, जो आप बात कर रहे हो ना, दिस इज एक्चुअली डीलिंग विद द स्पैन ऑफ कंट्रोल. ठीक है, इससे भी आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता सकते हो कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव बॉडीज हैं या बहुत ज़्यादा मैनेजर्स हैं तो आपकी वर्किंग कंडीशन अच्छी होगी. हर चीज़ जब आप मैनेजमेंट को स्टडी करते हो ना तो बेसिकली मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मोल्डिंग योरसेल्फ टू डिफरेंट सिनेरियोस. हाँ, उनके एमडी आए थे. कहाँ पे पीआईए उन्होंने वो जो यूएस लॉबी के अंदर आप रजिस्टर होता है जिसमें मेमोरी फुटेज करते हैं. So एयरलाइन और एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी जस्ट
आप जो बात कर रहे हो ये नंबर ऑफ मैनेजरियल स्टाफ से डील कर रहा है या उनके डिसिप्लिन से डील कर रहा है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन चेक करना हो, कहने का मतलब ये था कि उसके मैनेजरियल स्टाफ को चेक करो वो कितने अमाउंट में कितना है। अच्छा। तो पीआईए क्योंकि अब कह रहे हैं क्योंकि बहुत ही इनडिसिप्लिन एयरलाइन है, इसलिए उनको मैनेज करने के लिए कितने सारे मैनेजर्स रखे हुए हैं। मुझे ये नहीं पता था कि ये नॉमिनेटेड बेसिस पे लोग इतने। हाँ वो तो ऑब्वियसली पीआईए में तो है ही सारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और इस तरह के पीआईए तो वैसे ओवर एम्प्लॉयड है ना, अभी भी ओवर एम्प्लॉयड है। बात नहीं होती है, ये बात नहीं होती है कि जितना इनडिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन होती है उतनी मैनेजर्स रिक्वायर्ड होते हैं। नहीं, not maybe according to that person, maybe according to his experience, उसने ये बात की हो कि ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है तो आपको ज़्यादा लोग क्यों, आपके क्या होना चाहिए? आपका माइंड क्या कहता है? मेरे माइंड के मुताबिक जो है ना मैनेजर के लेवल सबसे शॉर्ट हो रहा है। Exactly. But not really. मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे अगर आप बात करना शुरू करेंगे ना तो हमारे घंटों गुजर जाएंगे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, एक सेकंड ना बेटा, अभी मैं आपको भी जानूंगी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पर आप एग्जैक्टली डिसाइड नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू यू आप कह रहे हो कि कम होने चाहिए। दैट डिपेंड्स कि आप कितने लोगों को इजीली सुपरवाइज कर। मैंने जो आपसे बात की ना स्पैन ऑफ कंट्रोल की, उसके ऊपर होता है। आप कह रहे हो कि ज्यादा होने चाहिए, आप कह रहे हो कम होने चाहिए। लेकिन कंप्लीट मैं आपको फाइंड दूंगी। ये है कि कुछ मैनेजर ऐसे होते हैं जो एक टाइम में लेट्स सपोज 10 से ज्यादा लोगों को सुपरवाइज नहीं कर सकते। ऑल्दो ही इज अ वेरी गुड मैनेजर, उसकी क्वालिटीज पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके अंदर कैपेबिलिटी इतनी है कि वो 10 को अच्छा सुपरवाइज कर सकता है। On the other hand, we have someone who can supervise maybe 40 employees at the same time. ठीक है, तो ये चीज क्या होती है, ये आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल है, राइट। अब वो आप डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, किस तरह के आपने लोग हायर किए हैं, वो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप डिसिप्लिन इन सब बात करें। मेरी बात समझ आ गई? आप छोटे-छोटे डिपार्टमेंट्स होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन उनको हैंडल करना ज़्यादा आसान होगा। और इसमें क्या 5 डिपार्टमेंट्स को एक साथ कर लें और उसको एक बंदा मैनेज कर रहा है तो वो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो छोटे-छोटे अगर डिवाइड कर लें तो मैनेजर के लिए ज़्यादा आसान होगा। ये भी डिपेंड करता है then there are direct each and every department for finance, HR, marketing, coordinating, there is a director, and then under the director there are just senior managers, and again there are lots of managers working with me. I know. वही बात आ गई ना कि जो आप भी बात कर रहे हो ना छोटे-छोटे यूनिट्स और इतना सारा मैनेजमेंट उसमें आपको हर तरह की एग्जाम्पल मिलेंगी। आपको बहुत सारी ऐसी भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे पर आप छोटे-छोटे यूनिट्स बनाकर सक्सेसफुल हो। बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स भी आपको नजर आ सकती है जहाँ पर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 10 कम यूनिट्स हैं, वो भी इक्वली सक्सेसफुल। वही बात आ जाती है ना, kind of employer, kind of environment you are working in, kind of bosses do you have, ये तमाम हाँ वही मैंने बोला मैं जा रही हूँ कि इसके नहीं फिर आपको रिपोर्ट के टॉपिक बताने हैं जो आपकी फाइनल रिपोर्ट है। आप लोग मुझे खत्म कर Now for individual differences, we all know that people or the employees who are working in organization they are different from each other. ठीक है, उनका motivational level एक दूसरे से क्या होगा, different होगा। ठीक है, उनको लीड करने के लिए, उनसे काम करवाने के लिए skills जो require होंगी वो different होंगी। ठीक है, कोई employees हैं those who actually want to take or like to take responsibility, उनसे काम का तरीका आपका अलग होगा। वो लोग जो काम करना पसंद नहीं करते हैं लाइक DP1C तो उनसे काम करवाने का तरीका अलग है। वैसे लास्ट टॉपिक है ऐसे तो कवर है, बाकी मैं आपको ब्रेक दे दूंगी। 20 मिनट Actually now, current trends and issues. Again, few concepts which are newly introduced into the education. Now, what are these? First of all, we have globalization. Disturbance बहुत है क्लास में और मैं literally shout कर रही हूँ. Please,
Globalization. Yes, what do you understand by it? Spreading the business all over the world. Good. Yes. Yes, Bilawal. आप क्या बोलोगे globalization के लिए? World is a good. जी बिलावल. बिलावल ही है ना? हाँ जी. Globalization क्या होती है? Globalization is basically hold on. All over the world, ठीक है? Very good. More competition, very nice. This is a fact, ma'am. Now, more competition is fact. ठीक है? Now, globalization is actually increasing the sales or increasing. अब मैं बाहर निकालूंगी. अब this is the last warning for you. When we talk about globalization, that actually the world is shrinking. By this particular term, we mean that it is actually getting globalized. Okay? अब इससे क्या होगा? Extending your sales or your operations or your manufacturing to other regions. ठीक है? Let's suppose पहले आप सिर्फ पाकिस्तान में काम करती थी आपकी कंपनी, अब उसकी सेल्स एक्सटेंड हो गई और अब आप USA, कनाडा, श्रीलंका, बांग्लादेश यहाँ पर भी अगर ऑपरेट हो, तो this is what? This is globalization. ठीक है? अब जब आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हो तो यहाँ पे एक आया था कि कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा. ग्लोबलाइजेशन कंपटीशन कैसे इंक्रीज होता है कि पहले आपका कंपटीशन जब आप पाकिस्तानी बेस कंपनी थे, जब आप पाकिस्तान में सिर्फ ऑपरेट कर रहे थे, तो आपका कंपटीशन सिर्फ पाकिस्तान की कंपनी के साथ, ठीक है? बट नाउ व्हेन यू आर मूविंग टू अदर रीजन, टू अदर कंट्रीज, देन योर कंपटीशन विद अदर कंट्रीज, ठीक है? हाँ, बिल्कुल पॉपुलर. यस. जो मतलब है ग्लोबलाइजेशन का, ये तो फिर मैनेजमेंट और मार्केटिंग के हवाले से है ना. बेनिफिट तो मतलब और भी हो सकते हैं, लोगों को शौक आना, समझ आना. हाँ, कम्युनिकेशन इजी हो जाना. बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ इसमें आ जाता है. ठीक है? तो ये आपकी तमाम चीजें बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन. वर्ल्ड श्रिंकिंग का मतलब यही है ना, आपकी कम्युनिकेशन इजी हो गई, आपकी सेल्स दूसरी जगह पहुंच गई. ये तमाम चीजें जो है आपकी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट होती है. ठीक है? हाँ. Now we have ethics. Goods and services. Right? Moral values, goods and services. Yes, this is all about your moral values, your code of conduct, the differentiation between the right conduct and the wrong conduct. That nowadays we see that organizations used to give lots of emphasis on this ethical training. Okay? What do they use to hire different professionals from outside? They come and they train the employees about the ethical issues. ठीक है? हाँ, ethical grooming उनकी करना, उनको बताना कि क्या सही है, क्या गलत है. जब तक आप उनको एजुकेट नहीं करोगे, जब तक गाइड नहीं करोगे, तब तक वो ना करने वाली चीजों को फॉलो करते रहेंगे. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कहते हो कि ऑफिस का मटीरियल में मिलता है एम्प्लॉयज को, अगर वो उसको घर लेके जा रहे हैं कि जी प्रिंटर के पेजेस है, हमारा बेटा इसका असाइनमेंट निकालेगा, तो समथिंग अनएथिकल. लेकिन एम्प्लॉयज को अगर ये चीज पता नहीं है, वो ये समझते हैं कि हमें मिल गया और प्रॉपर्टी, उसको लेकर हम घर में हमारे बच्चे यूज करें. जब तक एजुकेट नहीं करोगे, जब तक आप उनको बताओगे नहीं कि दिस इज द रॉन्ग कंडक्ट, वो प्रैक्टिस को करते रहेंगे. So the idea here is to educate the employees about the ethical conduct and the non-ethical one. Yes. Exactly. How to interact with each other, how to respect the females, that again is part of it. ठीक है? Plus, if you are leaking the information of the office, then that again is unethical. ठीक है? Information आपने बाहर लीक कर दी, किसी को डिसीव किया, ये तमाम चीजें आपके unethical acts में आती हैं. इन तमाम चीजों को अवॉइड करना. Then we have workforce diversity. Good. ठीक है? Heterogeneous workforce. ठीक है? Now we see that we have different kinds of people working together under one roof, different cultures, different nations, different religions, different societies, different ages, different genders. तमाम चीजें क्या है? Different है. ठीक है? Differences हैं. अब आप आजकल देखते हो कि हर एज ग्रुप का आपको एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में नजर आता है. जेंडर डिफरेंसेस खत्म हो गए. ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा मेल ओरिएंटेड होती थी. अब आप देखते हो कि फीमेल्स भी आ गई हैं. जॉब पोजीशन आपकी तरफ मेल्स के लिए
ऑक्यूपाई कर तभी रहे तो जो है ना हैं। वो लॉस में जा रही कंपनी मैम, तभी तो लॉस में जा रही कंपनी है। अच्छा जी बस मैम है अच्छा जी yes hello entrepreneurship what is who is an entrepreneur ठीक है the one who is the risk taker the one who is the decision maker मैम प्लीज ये क्या हो रहा है चलिए बैठे हैं okay please now we have entrepreneurs entrepreneurs are also known as the risk takers they are the ones who look for different opportunities available in the market plus they are the ones who are never satisfied with their current status or current growth एक लेवल को अचीव करने के बाद वो कहते हैं दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ एंड ऑफ द वर्ल्ड हमने जाना है ठीक है तो ये हाँ कभी क्वेश्चन है आगे से आगे जाने के उसमें बेसिकली बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं ठीक है इनको आप टेकर क्यों कहते हो because they are the ones who are taking initiative and I told you before that whenever you are taking initiative there is an risk involved हाँ जी तो इस तरह से आप कहते हो कि entrepreneurs को आप risk takers भी कह सकते हो ईमेल से आजकल आप देखते हो कि ऑर्गेनाइजेशन पेपर वर्क से काम हो रही है इलेक्ट्रॉनिक ठीक है पेपर वर्क एलिमिनेट करते जा रहे हो और चीज आपकी कंप्यूटराइज हो रही है अब एक सिंपल एग्जांपल लें अब आप पंच सिस्टम आ गया बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं कि आप रजिस्टर भी खोलने पड़ते हैं ऑटोमेटिकली हो जाते हैं कॉस्ट इसकी डिक्रीज होगी कॉस्ट की और ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें आपका टाइम से आई हो अच्छा जी then we have knowledge management sharing knowledge remember we have talked about informational roles yes ठीक है informational roles we talked about the monitor and the disseminator यहाँ पर knowledge management क्या है you gather different information or data right and then you share that or disseminate that information to the that is the act of knowledge management मैंने lecture prepare किया मैंने different books को prepare किया अब मैं आप लोगों से share कर रही हूँ तो यहाँ मैं आप लोगों को knowledge पहुंचा रही हूँ ये चीज क्या है this is the idea of knowledge management right learn adapt and change adapt and understand ठीक है if you won't change you will not exist in this world ठीक है so in order to remain in competition it is very important that you should be a learning organization जो भी आपके चेंजेस आ रहे हैं environment में उनको आप learn करें understand करें adapt करें learn कुछ है ठीक है quality management this is also known as total quality management ठीक है इसके ऊपर भी आप पूरा कोर्स स्टडी करोगे yes it is continuous improvement total quality management means continuous improvement in everything that organization is doing and producing ठीक है और इसमें क्या होता है कि एक लेवल अचीव करने के बाद अगेन उससे ज्यादा अच्छा करना है आपने continuous improvement हो रही है zero errors लेकर आना यानी आपने सोचा एग्जैक्टली वो मैं उस पॉइंट पे आ रही हूँ आपको लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है यहाँ पर कि इन क्वालिटी मैनेजमेंट आल्सो आएगा इन क्वालिटी मैनेजमेंट यू आल्सो से दैट इट इज अबाउट एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर ठीक है एक चीज होती है कि आपने अपने कस्टमर्स की डिमांड्स को मीट करना है आपने मैंने जो एक प्रोडक्ट को सोचा हमें वो मिल गया इसका मतलब ये कि हमारी डिमांड मीट करती एक चीज उतना सोचा नहीं था लेकिन उससे ज्यादा एक्स्ट्रा हमें प्रोवाइड कर दिया गया दैट इज एक्सीडिंग आवर एक्सपेक्टेशन क्वालिटी मैनेजमेंट भी कैसे आ रहा है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करेगी तभी वो अपने कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करेगी आर यू so this is the point about quality management continuous improvement zero error and क्या बताएं exceeding the expectations of the कहाँ पर नहीं है ये क्या कर रहे हैं इनोवेशन लेकर आ रहे हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है क्या कर रही है तो एंटरप्रेन्योर का क्या काम है इनिशिएटिव लेना नई चीज लेकर आना अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हो
30.